नमस्कार दोस्तों। जो आज मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है वास्तु, एस्ट्रो एंड सम प्रैक्टिकल टिप्स टू इम्प्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ योर चाइल्ड. The child can be in 10th, 11th, 12th, smaller classes or in college. And in the last, I will give one very good tip for succeeding in competitive exams. That will be for children after 12th class and children who are appearing for competitive exams in UPSC and similar exams. So please watch this video till end and it is going to be very interesting. So coming back to our topic, 7 सूत्र बताने वाला हूँ मैं फिर से यहाँ पे, जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इजी हैं. मैं ज़्यादा नॉर्थ साउथ ईस्ट में कंफ्यूज नहीं करूँगा. मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने को नहीं बोलूँगा जो हो नहीं सकती. आप सरकारी एकोमोडेशन में रह रहे हैं, रेंट के एकोमोडेशन में रह रहे हैं, बहुत चीज़ें वहाँ चेंज नहीं करी जा सकती. तो मैं बहुत ही डुएबल और इजी चीज़ें बताने वाला हूँ. आप इसको बच्चों की लाइफ में आप डालिए एंड आप देखेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क दिखेगा आपको. पहला टिप है, बेड पर पढ़ाई नहीं करनी. ये मेरा पहला सूत्र है. बच्चों को बेड पे नहीं पढ़ने देना. कई पेरेंट्स बोलेंगे जी वो बेड पे पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है, वैसे कम ही पढ़ते हैं. तो आपको बेड पे पढ़ाई नहीं करानी है. लॉजिक ये है कि जो इतनी भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ बनने के लिए करते हैं, तो आप कुर्सी टेबल पे अगर नहीं बैठ सकते तो यानी आपका फोकस ही नहीं है. आपको फाइनली जब भी ज्ञान लेना है तो स्पाइन आपकी एरेक्ट होनी चाहिए, तभी ज्ञान आता है. और जो बच्चा कुर्सी टेबल पे नहीं बैठ सकता वो लेट के एग्ज़ाम तो नहीं देगा. एग्ज़ाम में भी 3 घंटे बैठ के लिखना पड़ता है. तो जिस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं है तो वहाँ परफॉर्मेंस कैसी होगी. सो बच्चे की हैबिट होनी चाहिए बैठ के पढ़ने की. तो उसके लिए ये पहला सूत्र हो गया. अब दूसरे सूत्र पे आते हैं कि बैठ के पढ़ना है तो टेबल की हाइट और जो आपकी कुर्सी है वो कैसी होनी चाहिए. टेबल की हाइट और जो कुर्सी है जिस पे बैठा है बच्चा वो कमेंसरेट टू उसकी हाइट होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए. और जो टेबल है वो लकड़ी की होनी चाहिए और कुर्सी भी लकड़ी की. जिनको एग्जैक्टली देखना है, पूछना है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. मैं उनको व्हाट्सएप पे एग्जैक्टली पिक्चर दे दूंगा कि लकड़ी की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए. लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें बच्चे को जब पढ़ाई करनी है तो अपने जूते निकाल के, चप्पल निकाल के ही कैन पुट हिज फीट ऑन दैट वुडन थिंग. जो नीचे बेड के, जो आपकी स्टडी टेबल के नीचे वो एक वो आता है ना, सपोर्ट आता है, उस पर पैर रख के पढ़े बच्चा. ये बहुत ज़रूरी है. तो ये वाला ये भी थोड़ा सा खर्चा हो सकता है. अगर आपके पास नहीं है स्टडी टेबल तो आप बनवा लीजिए, ठीक है. और ये थोड़ा खर्चा हो सकता है अगर आपके पास नहीं, लेकिन लकड़ी की कुर्सी तो मिल जाएगी आराम से. उस पर आराम से स्ट्रेट होके बैठे. वो दूसरे वाली आजकल जो चेयर्स आती हैं कंप्यूटर चेयर्स वगैरह, वो उस पर नहीं, लकड़ी की चेयर पे. तीसरी चीज़ आगे जी, बच्चा पढ़े ना तो ऐसे बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए. जैसे पीछे मेरे दीवार है. जब हम बड़े हो जाते हैं ना जी, हम कहीं भी बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज अब हमें उस तरह नहीं पढ़ना फोकस, हमें थोड़ा पढ़ना होता है. अब बड़े हो गए तो 3-3, 4-4, 2-2 घंटे किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होता. तो जो बैक होती है ना सॉलिड, अब कई बच्चों को आपने देखा होगा वो दीवार के साथ स्टडी टेबल लगाते हैं और फिर पीछे खुला होता है. जैसे मेरे 1-2 पीछे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे वो उस तरह थे. इसका लॉजिक ये है जी, आप अगर बैठते हैं ऑफिस में बैठते हैं, जो आला अधिकारी होते हैं उनके पीछे सॉलिड कुछ होता है. और जो वर्कर क्लास होती है, नीचे वाले लोग होते हैं, वो वर्क स्टेशन पे बैठते हैं. तो पीछे से, मतलब आप मान लीजिए, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा. तो आप इसको पीछे एक दीवार होनी चाहिए, उसकी स्टडी टेबल को आपको उल्टा भी करना पड़ सकता है. जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, जैसे एक पीछे कुर्सी होती है और दीवार होती है, इनकम्बेंसी बोर्ड लगा होता है, प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी होती है. जैसे ऑफिस में वो सब उतना लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ये पीछे पेंटिंग लगी हुई है तो इसके कलर्स हैं. तो कलर्स का अगर इस पर कोई स्पेसिफिकली पूछना चाहता है तो मैं वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इनका बहुत बड़ा मीनिंग है आपकी लाइफ में कि पैटर्न्स, कलर्स एंड वो एनर्जीज आपको उस तरह आती हैं. तो बैकग्राउंड सॉलिड होना चाहिए. ये मेरा तीसरा वो है. चौथा, रूम में जहाँ बच्चा पढ़ रहा है ना वहाँ टीवी नहीं होना चाहिए. स्पेशली उसकी, मतलब बिल्कुल विसिनिटी में तो नहीं होना चाहिए. और अगर हो सके तो टीवी टीवी कह लो या मिरर कह लो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. इनके भी लॉजिक है. मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और प्रैक्टिकल का मिक्स एंड मैच करके बता रहा हूँ. इजी सूत्र बता रहा हूँ. तो टीवी घर में आप कहीं मर्जी लगाइए, बट आप बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ पे टीवी नहीं होना चाहिए.
और ना ही कोई शीशा मिरर, जैसे कई जगह वो ड्रेसिंग टेबल होता है या कोई शीशा उस तरह होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको चौथा बताया। अच्छा, एक पांचवा सूत्र ये है, पांचवा रूल ये है कि बच्चा जहाँ बैठ रहा है उस रूम में, जैसे हम स्टडी कहते हैं, आइडियली जो स्टडीज़ होती हैं उनके साथ कोई अटैच टॉयलेट होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर ये मैनेज कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, कि भी एक ऐसा रूम जो स्टडी है जहाँ पे कोई टॉयलेट ही नहीं है, वो तो बेस्ट है, ठीक है। पर मान लो है तो ऐसी सीटिंग होनी चाहिए बच्चे की कि अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया टॉयलेट का, तो जहाँ बच्चा बैठा है वहाँ से उसे टॉयलेट के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह की सिटिंग करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, जो कि बेटर डायरेक्शंस मानी जाती हैं, उनके चक्करों में तो बता ही नहीं रहा मैं। वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, देखिए जो असली वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, मैं उसको नकार के या उसको ये नहीं बोल रहा कि वो बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हैं, साइंस बहुत अच्छी हैं, पर वो कई बार आपको इतना परे ले जाते हैं इन चीज़ों के कि वो आपको 80-90 आउट ऑफ 100 ले जाना चाहते हैं, आप 10-20 पे अटक जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये इजी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इस पे आप 50-60 पे तो आराम से आ जाएं। और इसी में आप बहुत फ़र्क देख लेंगे। जो आप 10-20 पे मोस्टली लोग चलते हैं, जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, बिकॉज कोई बोलता है स्टेयर केस बना हुआ है उसको हटा दो, कोई गिरा, ये चीज़ें तो नहीं कर सकते ना आप। अपना घर भी जो बन गया उसमें भी चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा बना हुआ है वास्तु का, तो एक चीज़ बनाओगे तो दूसरी कुछ गड़बड़ मिलेगी। सो उतना मैं आगे ले जाने को बोलूँगा ही नहीं। मैं बहुत ही जो सरल और इजी इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें होंगी उनको बताऊंगा। तो स्टडी रूम में जो मैंने बताया वातावरण इस तरह का कि वहाँ से उसको टॉयलेट ना दिखे, ठीक है, अगर खुला भी है ना दिखे, ठीक है, और उसके पास कोई डोर नहीं खुलता हो। जैसे जहाँ बैठा है ना, तो ऐसे नहीं कि डोर ऐसे खुले तो उसको लग जाए, तो ऐसा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। जो भी कमरे का डोर है उससे डिस्टेंस होना चाहिए, उसका पीछे बैकग्राउंड होनी चाहिए सॉलिड, ठीक है, और बाथरूम उसको नहीं दिखना चाहिए, बस इतना इंश्योर कर। टीवी नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। और जो पर्दे लगे हुए हैं उस रूम में वो डार्क नहीं होने चाहिए, मतलब डार्क ब्राउन, डार्क कलर, बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए। लाइट कोई भी कलर चलेगा, पेस्टल कलर्स बोलते हैं, कोई भी एनी लाइट कलर विल डू, ठीक है। तो और वॉल का भी कलर कोई बहुत डार्क कराने की जरूरत नहीं है, लाइट कलर, एनी लाइट कलर, वाइट है, लाइट क्रीम है, या लाइट कोई भी शेड है तो वो भी चलेगी। तो ये वाला सूत्र आप कर। अच्छा, अब एक चीज़ और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बच्चे मोबाइल्स में बहुत घुसे हुए हैं, पूरे टाइम मोबाइल में। उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ। बहुत बच्चों और पेरेंट्स को भी कोई पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कोने में बैठे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कान में कुछ लगा रखा है। एक रूल निकाल दीजिए आप अपने कि जब भी बच्चा मोबाइल पे कुछ भी करेगा, एंटरटेनमेंट करेगा, पढ़े, कुछ भी करेगा, आप एक रूल निकालिए। बहुत प्रैक्टिकल टिप है, ज़्यादा जिद्दी बच्चा इसमें जवाब नहीं दे सकता, उसको बोले बेटा ऐसा है, जो स्मार्ट टीवी है सबके पास, बोलो इसमें सिंक कर ले, टीवी पे देखेगा तो मोबाइल पे नहीं देखेगा, बड़ा बड़ी स्क्रीन पे देखेगा। जो तेरा मन आए देख, गाने देख, हीरो देख, हीरोइन देख, मूवी देख, कुछ जो तू देखता है ना देख ले, ठीक है। लड़की है चाहे लड़का है, छोटा है बड़ा है, लॉजिक ये है कि जी उस पर देखेगा तो आपको भी तो आइडिया होगा ना क्या देख रहा है और कितना देख रहा है। और अगर वो बहुत ज़्यादा वो मना करता है इस बात को, देन दैट मीन्स कि अब उसका टाइम आ गया है उस पर थोड़ा और डिसिप्लिन डालने का, कि उसकी राशनिंग ऑफ मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम करना शुरू कर दो उसको। नहीं तो बोलो बेटा ये टीवी है, तू आराम से बैठ के देख, तो वो ब्राइट साइड के वीडियोस देख रहा है, किसी वो खान चाचा के वीडियोस देख रहा है, इंटेलिजेंट चीज़ें देख रहा है, हम भी सीख लेंगे कुछ। या मेरे वीडियोस दिखा दो, कोई बीच में बच्चों के आते हैं जो वीडियोस, और ये वाला जो मेरा वीडियो है, मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों को भी दिखाओ, उन्हें भी थोड़ा लॉजिक समझ में आए, उन्हें भी आए कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे ये ज़रूरी है कि ये जो मोबाइल वाला है इसको आप टीवी के साथ सिंक कराइए। उनका मना मत कीजिए, मना करेंगे ना तो होता नहीं प्रैक्टिकली, एंड फिर उसमें वही रहती है लड़ाई। आप बोलो बेटा टीवी के साथ सिंक कर दिया और टीवी के साथ करिए। अब आखिरी सूत्र मैं बताने वाला हूँ, ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और ये आप फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो MCQ क्वेश्चन वाले होते हैं उसका है ये, और जो बच्चे भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए ये वीडियो। आई वांट शुड बी फॉरवर्डेड टू मैक्सिमम पीपल। बहुत ही आखिरी सूत्र बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे आप देने जाओ ना, तो आप जो टी-शर्ट पहनो ना उसमें, तो टी-शर्ट आपका होना चाहिए नीचे से हाफ ब्लू। अब लड़कों के लिए बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए एप्लीकेबल आप देख लेना, ठीक है। लॉजिक होल्ड्स गुड। अब मैं उनका नहीं बता पाऊंगा, उनकी मदर्स को करना पड़ेगा इसमें। हाफ ब्लू, नीचे से ब्लू होना चाहिए और ऊपर से ग्रीन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो कोई से भी आपकी जितने भी ये साइट्स आती हैं उस पर टी-शर्ट्स आते हैं, बहुत चॉइसेस आती हैं, बहुत तरह की चॉइस आती हैं, मिल जाएगा कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा ढूंढने से। नीचे से
ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हाफ ब्लू और हाफ ग्रीन को ले लो, नहीं, मैंने बोला नीचे वाला हाफ उसका हाफ ब्लू होना चाहिए, लाइट ब्लू होना चाहिए, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू होना चाहिए, और ऊपर लाइट ग्रीन होना चाहिए, डार्क ग्रीन नहीं। ये आप पहनिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर होगा। और वो भी स्पेसिफिकली बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ बेटर होगी, उसमें क्या चीज़ नहीं होगी। एक क्या होता है, जैसे हम 2 का B, 3 का C, 4 का D लिख रहे होते हैं, 5 का हमें पता नहीं चलता कि बाद में अटेम्प्ट करेंगे, फिर 6 कर देते हैं, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद बीच में क्या होता है कि कई बार हमारा छूट जाता है, या जो नंबर होता है ना कि हम 12 का C लिखना चाह रहे हैं पर वो 13 में लिखा गया या 11 में लिखा गया, ये बहुत होता है। ये चीज़ बहुत होती है, पर हमें कभी पता नहीं चल पाती ये चीज़, पर आपको पता है कि ऐसी होती है। ये चीज़ नहीं होगी। देखो परफॉर्मेंस में मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्या नहीं होगा। मतलब अगर आपने 18 का ए लिखना चाहा तो 18 में ए ही लिखा जाएगा पूरे पेपर में, ये वाली गड़बड़ नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जैसे 6 का आप बोलते हो या तो ए है या सी है, बी और डी का आपको पता है कि नहीं है, ये इंट्यूटिव पावर बढ़ा देगा आपकी। आपका जब वो आएगा ना कि ए और सी में कौन सा करूं, बी डी का तो आपको क्लियर है कि बी और डी तो है ही नहीं आंसर। अब आपको है कि यार ए है या सी है, आप ये पहन के जाइए जी, ट्राई कर लो, क्या नुकसान होने वाला है, मान लो। तो ये वाली चीज़, ये 2 चीज़ ही बताई मैंने। अब कोई बच्चा 65% टाइप है और वो ये पहन के चला गया और 95 हो गया, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, इनसे बच्चा अगर 5 से 7% नंबर बढ़ा ले अपनी लाइफ में कि स्टडीज़ को अच्छा कर ले। और नहीं तो आप ये बताओ, अगर ये वास्तु ही काम करता और ये सब टोटके ही काम करते तो मजदूरों के बच्चे, कुली के बच्चे, मेड्स के बच्चे IAS बन रहे हैं। हम खूब न्यूज़ और एड्स देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मेहनत को तो कोई नहीं बीट कर सकता। 16 साल बच्चा कोई 16 घंटे कर रहा है, चौल के अंदर बैठा है, बस्ती में बैठा है, कहीं सीवरेज के नाले के बगल में बैठा हुआ है, कोई वास्तु काम नहीं कर रही और निकाल रहा है एग्जाम, 16 घंटे पढ़ रहा है वो, उसको कैसे बीट करोगे? तो उस पुरुषार्थ को तो कोई बीट नहीं कर सकता। पर अपने विदिन जो आपका बच्चा है, हमारे बच्चे हैं, थोड़ी सी जो कृपा होती है कि पेपर अच्छा निकल गया, उसकी जो कैपेबिलिटी थी, अगर आपके बच्चे की 93 आउट ऑफ 100 लाने की कैपेबिलिटी थी तो सिली मिस्टेक्स या थोड़ा फॉग इन ब्रेन, वो ऐसा काम नहीं हुआ। ही डिडंट गेट 85, 93 की थी उसकी तो 93 ही आए, तो ये बस उसी चीज़ के लिए है। तो इसको इसी तरह आप यूज़ करना। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग और एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल मैं और वीडियोस भी लाता रहूँगा, अलग अलग चीज़ पे लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वीडियोस आ जाएंगे। एंड मेरा एम है प्रैक्टिकल डुएबल थिंग का। अदरवाइज इस तरह के वीडियोज़ आप करेंगे, बहुत आते हैं तो उनमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते, क्योंकि आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। तो मेरे सारे के सारे जो भी सूत्र रहेंगे बहुत ही इजी होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, और कईयों में मैं थोड़ा लॉजिक बताऊंगा, कईयों में मैं बिकॉज ऑफ टाइम का अभाव नहीं बता पाऊंगा। आप मुझसे कनेक्ट करिए, लॉजिक सुनना चाहते हैं। मैं चिल्ड्रन करियर काउंसलिंग भी करता हूं बच्चों के लिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेंजिबल वे में करता हूं। ऐसे किसी वे में नहीं करता कि मेरा कोई कोर्स ले लो या मेरा किसी इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप है या मैं बोलूँगा जी ऐसे, वो वाला नहीं है। बिल्कुल अलग तरह का है, मज़ेदार है एंड प्रैक्टिकल है। तो वो अगर कोई ट्राई करना चाहता है वो काउंसलिंग सेशन, तो वो ट्राई कर सकता है। उसमें आई एम श्योर द चाइल्ड विल हैव ए टेक अवे। और चाइल्ड अगर कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा है तो इट इज़ बेस्ट कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर कर रहा है तो भी करिए। आप ये नहीं कि जी BA कर रहा है तो क्या करियर काउंसलिंग कराएं, तीसरी BA 3 होगी, नहीं, प्लीज़ कराइए, कराइए। तो काम बच्चा पढ़ते पढ़ते भी कर सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है सारी एडवर्टाइजमेंट, और मैं लंबा वीडियो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करूँगा। इट विल नॉट बी वेरी नाइस टू ऑफ मी टू डू इट। सो एंड द वीडियो हियर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।